हेलो फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं पावर्स एंड फंक्शनरीज। इसका क्या मतलब है? ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस में समझो इनकम टैक्स ऑफिस है, इनकम टैक्स ऑफिस में मैं जाता हूँ किसी व्यक्ति के पास, तो उसके कैसे क्या पावर्स हैं, वहां कैसे क्या फंक्शंस एक्सरसाइज किए जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स या जो भी फंक्शनरीज है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेरारकीज है, वो कैसे क्या ऑपरेट होती है, वो बताया गया है। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो पावर्स एंड फंक्शनरीज, सेक्शन नंबर 14 टू सेक्शन नंबर 19। बहुत ही आसान से रूल्स है। पावर्स कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ध्यान रखो, ये मैं पढ़ा रहा हूं तब आपको बड़ा आसान लग रहा है। ये सेल्फ करने वाली चीजें नहीं है। अगर आप सोचोगे सेल्फ पढ़ लेते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट आप जो भी इवन इतने डीप में पढ़ाने वाला आपको शायद कोई मिले ना मिले, तो आपको इसीलिए ध्यान रखना है कि मैं आपको इतने डीप में बता रहा हूँ, तो आपको इसीलिए ध्यान से पढ़ना है, आपको इसको बहुत स्ट्रांग बना लेना है। तो भले ये 4 मार्क को आए, 6 मार्क को आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने सुना हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स बोलते सर हमको तो हमारे सर ने बोला या हमारे मैडम ने बोला कि ये 4 मार्क का है, छोड़ दो। तो छोड़ के कुछ नहीं जाना। सीए एग्जाम से एक एक मार्क से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको सब चीजें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा है। तो पावर्स एंड फंक्शनरीज, पावर कन्फर्ड टू बी एक्सरसाइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कई बार एक्ट में लिखा होता है कि जब जब जरूरत पड़ेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है। अगर ऐसा कहीं लिखा है एक्ट में, तो कब वो एक्सरसाइज करेगी? जब जरूरत पड़ेगी, सीधी बात है। तो जब जब जरूरत पड़ेगी तब, उसका ये मतलब नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सरसाइज करना ही है। जैसे लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर्म अ ट्रिब्यूनल, तो मे फॉर्म चाहे तो वो बना सकती है, लेकिन इसका मतलब है क्या कि अभी बनाएंगे? तो नहीं। ठीक है, तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर स्पेसिफिकली लिखा है तो ऐसा होगा। अगर नहीं लिखा है, पावर्स दिए गए हैं, तो पावर्स का मतलब ये नहीं है कि आपको ये करना ही चाहिए। पावर्स का मतलब है आप अगर लगता है तो आप ये कर सकते हैं। जैसे लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू नोटिस, तो अगर ऐसा लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस दे सकती है, तो क्या नोटिस ही भेजते रहेंगी? क्यों? तो नहीं। तो वही चीज ये रूल बताता है। तो देखो दिया है, जब जब टाइम लगेगा, जब जब जरूरत पड़ेगी, तब वो पावर्स एक्सरसाइज किए जाएंगे। तो देखो, वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट द पावर इज कन्फर्ड, एनी पावर इज कन्फर्ड, किसी को पावर दिया गया है। तो कोई भी हो, ये मैंने एग्जांपल में सेंट्रल गवर्नमेंट बोला, और भी कोई पावर हो सकता है। जैसे कोर्ट में लिखा है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट को करना ही है ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, जैसे लिखा है ट्रिब्यूनल में, तो ऐसे केसेस में, या आरओसी में फाइल एन एप्लीकेशन, आरओसी में फाइल अ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। तो ये जो है यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं उसका मतलब क्या है, उनको जब जरूरत पड़ती है, जब ये पावर दिया है, तो जब जरूरत पड़ेगी तब वो उसको एक्सरसाइज करेंगे। हमेशा उठे सुठे पावर्स यूज नहीं करते। ठीक है, तो पावर्स को आपको बचा के रखना चाहिए। आप इवन अगर कभी वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो जो स्पेशल पावर्स होती है आप उनको बचा के रखते हैं। ठीक है तो खैर ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का इससे संबंध नहीं, बट हाँ, तो पावर्स जो है वो ऐसे कभी भी यूज नहीं करते बैठते आप। तो जब उसकी जरूरत पड़ेगी, जब ओकेजन आएगा, तब आप उस पावर को यूज करते हैं। जैसे आपने रामायण में देखा होगा, लक्ष्मण बोलते हैं मैं ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता हूँ, तो उसको बोले अरे रुक जा। तो ऐसा होता है। तो पावर्स दिए हैं तो उसका ये मतलब नहीं हर किसी पे पावर्स ही यूज करेंगे। नोटिस देने का अधिकार दिया है तो हर किसी को नोटिस ही भेजते रहेंगे, तो ऐसा होगा क्या? तो नहीं। ठीक है, तो ये बोला है। So where any central act or regulation made after the commencement of this act, any power is conferred, then unless a different intention appears, that power may be exercised, exercise किए जा सकते हैं from time to time as the occasion requires, जब जरूरत पड़ेगी तब। सिंपल। ठीक है, तो ऐसा है। दूसरा, पावर टू अपॉइंट, टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो। तो जब जब लिखा होता है पावर टू अपॉइंट, जैसे लिख दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऑफिसर अपॉइंट करने के अधिकार है, तो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, ज्यादातर केसेस में ये जो व्यक्ति होगा इसको एक्स ऑफिशियो अपॉइंट करना चाहिए। एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब होता है? एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है ड्यू टू हिज ऑफिशियल पोजिशन। ठीक है, तो ड्यू टू हिज पोजिशन, तो एक्स ऑफिशियो का मतलब है जिसका पोजीशन है। जैसे कि समझो एनएफआरए है, एनएफआरए का गठन हो रहा है और उसमें बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट चेयरमैन। अब चेयरमैन अपॉइंट किया जा सकता है बोल दिया, तो किसी को भी चेयरमैन बना लेंगे क्या अपन? एक इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, उसको चेयरमैन बनाएंगे क्या एनएफआरए का? तो नहीं। तो यहाँ लिखा है ही में अपॉइंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वर्ड लिखा है, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है ही शुड बी अपॉइंटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन। ठीक है, तो उसको उसका ओहदा देखते हुए, उसकी पोजीशन देखते हुए अपॉइंट करना चाहिए। तो ही शुड बी, ही कैन बी आइदर अ सीए,
या कोई लॉयर हो सकता है जिसको बहुत एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ लॉ, क्योंकि एक प्रकार का लॉ बनाना है। तो ऐसा कोई व्यक्ति अपॉइंट किया जा सकता है जो उस फील्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो, ड्यू टू हिज ऑफिशियल पोजीशन आप उसको अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब जब ऐसा लिखा होगा कि पावर टू अपॉइंट एन ऑफिसर, तो इट विल बी डीम्ड कि वो एक्स ऑफिशियो रहे, ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर जरूरत नहीं है तो फिर बात और है, ठीक है, लेकिन जरूरत को देखते हुए आप उसको अपॉइंट करोगे। तो वही दिया है, वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन अ पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन टू फिल एनी ऑफिस। तो किसी व्यक्ति को अपॉइंट करना, टू फिल एनी ऑफिस का क्या मतलब है, किसी एक पोजीशन के लिए अपॉइंट करना, जैसे चेयरमैन हो गया, जैसे अकाउंटेंट हो गया। और एग्जीक्यूट एनी फंक्शन इज कन्फर्ड, तो किसी कानून में अगर लिखा है कि अपॉइंट करने का पावर दिया गया है, देन अनलेस इट इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, अगर इसके विपरीत कुछ नहीं बोला है, सच अपॉइंटमेंट में बी मेड आइदर बाय नेम और बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, ठीक है। तो या तो नाम के कारण कि उसका बहुत नाम है, ओहदा है, या फिर दूसरा वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस, क्यों, क्योंकि उसकी पोजीशन है, उसकी स्टैंडिंग है इन पर्टिकुलर प्रोफेशन, पर्टिकुलर उसका कोई सब्जेक्ट में, कोई फील्ड में उसका बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। तो वो दिया है। एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब है, इट इज अ लैटिन वर्ड, तो लैटिन वर्ड है विच मीन्स बाय वर्च्यू ऑफ वंस पोजीशन, उसकी पोजीशन के कारण, उसके ओहदे के कारण उसको आप अपॉइंट कर रहे हैं, और ऑफिस, तो ड्यू टू हिज पोजीशन और ऑफिस। प्रोविजन अंडर दिस सेक्शन स्टेट्स दैट वेयर देयर इज अ पावर टू अपॉइंट, द अपॉइंटमेंट मे बी मेड बाय अपॉइंटिंग एक्स ऑफिसर एज वेल, ठीक है। इनफैक्ट एक्स ऑफिशियो ही होना चाहिए वो, ठीक है। तो ऐसा है। फिर अगला पॉइंट, पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू सस्पेंड और डिसमिस। तो जब पावर टू अपॉइंट दिया है, जैसे समझो मेरे को मेरे कंपनी ने अपॉइंट करने का पावर दे दिया कि शर्मा जी अगर आप चाहो तो अपने कंपनी में अकाउंटेंट एम्प्लॉय कर सकते हो, आपको लगता है तो नए टीचर्स को आप अपॉइंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को समझो नए टीचर्स को अपॉइंट करने का अधिकार दे दिया। अब मैं नए टीचर को अपॉइंट कर रहा हूँ, अब लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो क्या मेरे को उसको निकालने का भी अधिकार होगा? तो साधारण सी बात है कि हाँ। तो वही चीज लिखी है। अगर सिर्फ ये लिखा है कि शर्मा जी आप अपॉइंट कर सकते हैं, ये नहीं बताया कि आप रिमूव कर सकते हैं, तो भी इट विल बी डीम्ड कि आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपॉइंट करने के अधिकार के साथ साथ रिमूव करने का भी अधिकार होता है, ठीक है। ये नहीं भी बोला तो भी ये अधिकार रहेगा। तो वही चीज है, हम जनरल क्लॉजेस पढ़ रहे हैं कि अगर ये नहीं भी लिखा है तो भी ये जनरल रूल्स लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा है। पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू सस्पेंड, सस्पेंड यानी निकाल देना, और डिसमिस वही निकाल देना। द ऑथोरिटी हैविंग फॉर द टाइम बीइंग पावर टू मेक अपॉइंटमेंट, अपॉइंट करने के अधिकार दिए हैं, शेल ऑल्सो हैव पावर टू सस्पेंड, तो उसको ही सस्पेंड करने के या डिसमिस करने के भी पावर्स रहेंगे। एनी पर्सन अपॉइंटेड वेदर बाय इटसेल्फ और बाय एनी अदर अथॉरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ दैट पावर, ठीक है। अब ये ऊपर जो एग्जांपल दिया था, जो हमने पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था, उसको पढ़ लो। तो wherever the law provides that court will have the power to appoint, कोर्ट को बोला है कि कोर्ट अपॉइंट कर सकता है, सस्पेंड और रिमूव अ रिसीवर। फिर द लेजिस्लेचर सिंपली एनेक्टेड, लेकिन एक्ट में क्या लिखा है, लेजिस्लेचर यानी एक्ट, दैट वेर एवर कन्वीनियंट द कोर्ट में अपॉइंट अ रिसीवर, कहीं लिखा है कि कोर्ट अपॉइंट कर सकता है, तो ऐसे केस में इट विल बी डीम्ड कि कोर्ट में इवन रिमूव द रिसीवर, ठीक है। एंड इट वाज इम्प्लाइड विद इन दैट लैंग्वेज दैट इट में आल्सो रिमूव और सस्पेंड हिम, ठीक है। तो ये कहां से पता लगा, ये लगाया गया सेक्शन नंबर 16 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट, और ये लगा के ये रूल निकाला गया, ठीक है। तो ऐसा है। सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज, फंक्शनरीज का सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब है, तो सब्सटीट्यूशन का मतलब है जब कोई व्यक्ति कोई भी लेटर भेजेगा, जैसे समझो एक गवर्नमेंट ऑफिस से मेरे को लेटर आ रहा है, तो मैं गवर्नमेंट ऑफिस है इनकम टैक्स ऑफिस, इनकम टैक्स ऑफिस से मेरे को लेटर आता है, मैं जाता हूं तो यहां पे बैठे थे गुप्ता जी, गुप्ता जी जो है, ये समझो मेरे को बड़ा केस है मेरा, मेरे को डायरेक्ट कमिश्नर से समझो लेटर आया, नोटिस आया, तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से मेरे को नोटिस आया। अब मैं गया इनके पास, कुछ मैंने थोड़े बहुत काम किया, और उसके बाद समझो ये व्यक्ति को बदल के दूसरा व्यक्ति अपॉइंट कर दिया गया, समझो इसके जगह अब ये इनका ट्रांसफर हो गया और सीनियर हो गए, कहीं और बड़ी जगह चले गए, और दूसरे जन वहां पे आ गए, तो यहाँ पे आ गए समझो पांडे जी। तो यहाँ पे क्या मेरा केस फिर से शुरू से देखा जाएगा क्या, एक एक चीज फिर से खोदी जाएगी क्या, तो नहीं। जो चीज इनको मैंने दे चुका हूं, समझो कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने इनको ऑलरेडी दे चुका था, तो दैट विल बी वैलिड फॉर दिस पर्सन एज वेल। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किसके लिए कर रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूं मैं, तो मैं
गुप्ता जी या पांडे जी के पास नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं इनकम टैक्स कमिश्नर के पास। तो इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। ये कमिश्नर के नाम से मैं देखूंगा कि मेरा किसका नोटिस है, कमिश्नर के नाम से देखूंगा। वो पांडे जी है या गुप्ता जी है, इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। In any central act or regulation made after the commencement of this act, it shall be sufficient for the purpose of indicating the application of a law to every person or number of persons or for the time being executing the function of an office to mention the official title. तो वो क्या करेंगे, they will mention the official title of the officer at present executing the function। ठीक है, ऑफिसर का सिर्फ ऑफिशियल टाइटल आप मेंशन कर दोगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, तो मैं जब लेटर का रिप्लाई बना के भी जाऊंगा तो मैं गुप्ता जी या पांडे जी के नाम से नहीं भी बनाऊं और मैं इनकम टैक्स कमिश्नर के नाम से बनाऊं तो दैट विल बी अ वैलिड लेटर। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। ठीक है, तो वही दिया है, टू मेंशन द ऑफिशियल टाइटल ऑफ द ऑफिसर एट प्रेजेंट एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन और दैट ऑफ द ऑफिसर बाय हुम द फंक्शंस आर कॉमनली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो जिसके द्वारा वो कार्य पूरे किए जाते हैं। जैसे रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स बोल दो, तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास में जाता हूं तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स मींस उस चेयर की कीमत है, उस पर्टिकुलर पोस्ट की कीमत है। तो मैं रजिस्ट्रार के पास जा रहा हूं ये बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि रजिस्ट्रार कौन है, मैं ये नहीं बोलूंगा रजिस्ट्रार गुप्ता जी है, रजिस्ट्रार पांडे जी है, रजिस्ट्रार मिश्रा जी है, तो मिश्रा जी के पास जा रहे हैं, ऐसा जनरली नहीं। यानी अगर मिश्रा जी चेंज भी हो जाते हैं, उनके जगह कोई और आ गए, दुबे जी आ गए, तो ऐसे केस में भी मेरी एप्लीकेशन वगैरह वैलिड है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपन उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उस पोस्ट से मिलने जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो ऐसा है। एग्जाम्पल्स ध्यान रखो, एग्जाम्पल से सब चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। और ये बड़ा ही आसान सा एक्ट है, लोगों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है। दुनिया भर में आप देखोगे लोगों को जनरल क्लॉजेस एक्ट छोड़ के जाते हैं। आपके भी फ्रेंड्स होंगे इधर उधर जो कहीं पढ़ रहे होंगे, कोई सेल्फ कर रहे होंगे, तो देखना वो लोग छोड़ के जाते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट। जबकि जनरल क्लॉजेस एक्ट बहुत ही आसान सा एक्ट है। अगर आप ये वीडियोस लाइन से देखते हैं, और मेरा इसलिए एम है कि मैंने ये फ्री में डाल दिया हूँ कि क्या कई चीजें अपन ने फॉर सोसाइटी भी करना चाहिए। बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, तो आप इवन अपने जो फ्रेंड्स हैं उन लोग को भी बोल सकते हैं कि वीडियोस देखने के लिए। और ये वीडियोस मैं रखूंगा, इसको पब्लिक ही रखूंगा ताकि जो बाकी भी है, जैसे अभी जो एग्जाम दे रहे हैं उनके काम आए, बाद में जो एग्जाम देंगे, तो इनमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते। ये बाबा आदम के जमाने के एक्ट चले आ रहे हैं, तो इनमें ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नए केसेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं, बट वो भी मैं अलग से इंक्लूड कर लूंगा। वैसे ऐसा होने के भी चांस अभी कम है। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए आपको क्वेश्चन शीट दे दी गई है, क्वेश्चन बैंक आपको देख सकते हैं। और बाकी भी चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चन बैंक आपको मेल कर दिए हुए, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 9 ऑफ कंपनीज एक्ट। और इसके आगे के जो चैप्टर्स बचे हुए हैं 10 11 12 वगैरह, तो वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो इसके साथ मेरे तरफ से आपको जो देने वाली चीजें हैं, पूरे मटेरियल ये कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ एक मटेरियल बचता है जो आपको मैं आखिरी में देता हूं हमेशा, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आपको आखिर में मिलेंगे। तो ऐसा है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज मींस उनके पोस्ट की जरूरत है, पोस्ट की जगह है, तो पोस्ट का वो टाइटल रखेंगे, यानी टाइटल मेंशन करेंगे, ऑफिशियल टाइटल। ठीक है, तो वो लोग जैसे मिश्रा जी है तो लिखेंगे मिश्रा जी इनकम टैक्स कमिश्नर। ठीक है, गुप्ता जी है, गुप्ता जी इनकम टैक्स कमिश्नर। सेम इज एप्लीकेबल इवन टू बैंक ब्रांच मैनेजर्स, बैंक के अधिकारी या कोई भी अधिकारियों को। बैंक में मैं मैनेजर से मिलने जा रहा हूँ, मैनेजर गुप्ता जी थे, गुप्ता जी ने रिटायरमेंट ले लिया, वीआरएस ले लिया, उनके जगह दूसरे कोई आ गए, तो ऐसे केस में मैं तो उस बैंक में ही जाऊंगा ना, मैं तो वो पर्टिकुलर ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे भले ही उसको मैनेज करने वाला मैनेजर चेंज हो गया, लेकिन इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है। फिर सक्सेसर्स, सक्सेसर्स का मतलब वही है जो मैंने अभी बताया कि फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो सक्सेसर चेंज हो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। In any central act or regulation made after the commencement of this act, it shall be sufficient for the purpose of indicating the relation of a law to the successors of any functionary। Successors of functionary यानी वही कि कमिश्नर था, कमिश्नर बदल गया, or of corporations having perpetual succession to express its relation to the functionaries or corporations। ठीक है, तो वही है, सक्सेसर्स जो रहेंगे मींस मैंने अगर गुप्ता जी को मैंने कोई डॉक्यूमेंट देके आ गया था, कल चल के गुप्ता जी चले गए और उनके जगह आ गए पांडे जी, तो ऐसे केस में पांडे जी के लिए भी वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड रहेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें क्या बोला है, टाइटल यूज करना है, तो ऑफिशियल टाइटल यूज करेंगे। दूसरे इसमें वही है, सक्सेसर्स जो है, सक्सेसर का क्या मतलब है, बाद में आने वाले, तो इनके जगह अब ये आ गए। ठीक है, सक्सेस हुआ। फिर आखिरी है ऑफिशियल चीफ्स एंड सबऑर्डिनेट्स।
तो ऑफिशियल को जो ड्यूटी पूरी करना है वही उनके सबऑर्डिनेट्स को भी पूरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही दिया है, अ लॉ रिलेटिव टू द चीफ और सुपीरियर ऑफ एन ऑफिस शैल अप्लाई टू द डेप्यूटीज। डेप्यूटी का क्या मतलब होता है, जो उसके थोड़ा नीचे है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं डेप्यूटीज। और सबऑर्डिनेट्स, वही सबऑर्डिनेट यानी उनके नीचे जो आते हैं, उनके अंदर जो आते हैं, उनके अंतर्गत जो आते हैं, लॉफुली परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ दैट ऑफिस इन द प्लेस ऑफ देयर सुपीरियर, ठीक है। तो सुपीरियर की जगह पे जो भी व्यक्ति वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, तो उसको पूरी वो ड्यूटी के अधिकार और जिम्मेदारियां निभाना पड़ेगा, टू प्रिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ द सुपीरियर, ठीक है। तो ऐसा है। इसके बाद का जो है ये फिर से हम अगले लेक्चर में देखते हैं। चलिए, थैंक यू।